नमस्कार मित्रों, विश्वनाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि रेगुलर क्लासरूम की तरह यहां पर एमपीपीएससी के लगभग सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मध्य प्रदेश की ऋतुएं। चलिए मित्रों, देखते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक, जैसे अक्षांशीय अवस्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, धरातलीय उच्चावच, सौर विकिरण, जल एवं स्थल का वितरण, वर्षा की मात्रा तथा समुद्र तट से दूरी। दोस्तों, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, आप मैप में देखिए। इस कारण से भारत का ऊपरी हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध में आता है, जबकि भारत का दक्षिणी हिस्सा यानी कर्क रेखा के नीचे वाला हिस्सा उष्ण कटिबंध में पड़ता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण पूरे साल उच्च तापमान एवं निम्न दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है, जबकि कर्क रेखा के उत्तरी हिस्से में भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ जाने के कारण, तो देखिए मैप में, कर्क रेखा से भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ जाने के कारण यहां पर पूरे साल उच्च दैनिक वार्षिक तापांतर, कैसा वार्षिक तापांतर, कैसा दैनिक तापांतर, उच्च दैनिक वार्षिक तापांतर, डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट, विंटर एंड समर टेम्परेचर इज वेरी मच। और इसके अलावा यहां पे क्या होगा, जलवायु में विषमता पाई जाएगी। दोस्तों, अब देखते हैं हम जल एवं स्थल का वितरण। तो मैप में देखिए, देश के दक्षिण में तीन तरफ हिंद महासागर एवं उत्तर में पर्वत श्रेणियां हैं। उत्तर की तरफ ये आपकी पर्वत श्रेणियां हैं और नीचे की तरफ आप देखेंगे तीनों तरफ हिंद महासागर भारत को कवर किए हुए हैं। और दोस्तों, जल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये बहुत देर से गर्म होता है और बहुत देर बाद ठंडा होता है। तो इसलिए जो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, ये क्षेत्र अपने आसपास के वातावरण को, आसपास की जलवायु को भी उसी प्रकार से प्रभावित करता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि समुद्र तट से दूरी किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो आप देखिए कि किस प्रकार से भारत की तटीय रेखा बहुत लंबी है। अब ये लंबी तटीय रेखा कैसे प्रभावित करेगी, क्योंकि समुद्र तट के आसपास के क्षेत्रों में सम जलवायु होगी, सम जलवायु, और समुद्र तट से दूर वाले क्षेत्रों में विषम जलवायु होगी। सम जलवायु का मतलब दिन और रात के टेम्परेचर में और सीजन्स में, विंटर और समर के सीजन्स के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। और दिल्ली जैसी जगहों में दिन और रात का टेम्परेचर हो, या सर्दियों में बहुत सर्दी, गर्मियों में बहुत सर्दी, बहुत गर्मियों में बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा विषम टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा विषम जलवायु होती है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, समुद्र तट से दूरी। नेक्स्ट इज समुद्र तल से ऊंचाई। तो हम जानते हैं दोस्तों कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है, और इसलिए हमारे जो पर्वतीय प्रदेश हैं, तो जो पर्वतीय प्रदेश हैं वहां पर क्या होगा, पर्वतीय प्रदेश मैदान की तुलना में ज्यादा ठंडे होंगे। अब दोस्तों, चलिए हम देखते हैं कि मानसून क्षेत्र की जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो सबसे पहले जाने मानसून है क्या। मानसून पवनों के प्रभावित होने की एक ऐसी व्यवस्था है जो दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। तो ये मानसून किन क्षेत्रों में पाया जाता है, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में। और ये किस प्रकार से जलवायु को प्रभावित करता है, ये हम पवने देखते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरब भाषा के मौसम नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मौसम या ऋतु। तो मानसून एक ऐसी जलवायु है जो ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण कर लेती है। तो मानसून किस प्रकार की जलवायु है, जिसमें ऋतुओं के समान पवनों का रिवर्सल हो जाता है, ऋतुओं के अनुसार पवनों का रिवर्सल हो जाता है, रिवर्स हो जाती है पूरी। हम नक्शे में देखेंगे कैसे। अर्थात ग्रीष्म ऋतु में पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व एवं शीत ऋतु में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती है। चलिए देखते हैं नक्शे में कैसे होता है ये। नाउ शीत ऋतु में देखिए नक्शे में
जो ग्रीन कलर है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अब शीत ऋतु में पवनों की दिशा देखिए, ये हरे कलर का जो ड्रॉ किया हुआ है मैंने, शीत ऋतु में पवनों की दिशा देखिए। शीत ऋतु में पवनों की दिशा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है ना। तो ग्रीष्म ऋतु में पवनों की दिशा होती है, मानसून पवनों की दिशा ग्रीष्म ऋतु में होती है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, और शीत ऋतु में होती है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। तो मध्य प्रदेश की स्थिति देखने के बाद हम इतना तो समझ ही गए होंगे कि मध्य प्रदेश उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल जलवायु क्षेत्र में स्थित है, और यहाँ की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। तो उन जिलों को भी हम देखते हैं। तो नक्शे में पहले देखिए कि मध्य प्रदेश के भी लगभग बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन गुजरती है, और भारत के भी लगभग बीच में से ही 23/1/2 नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन गुजर रही है। तो अब मध्य प्रदेश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन कौन कौन से जिलों से गुजरती है, उससे पहले देखिए कि भारत के कौन कौन से राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। नक्शे में देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। रिपीट, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब मध्य प्रदेश के जिले देखते हैं जिन पर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल। तो ये 14 जिले हैं। रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल। इसको हम नक्शे में देखते हैं। तो अब नक्शे में देखते हैं, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल। तो ये सारे नक्शे में मार्क किए हुए हैं, देखिए दोस्तों। अब हम देखते हैं कोपन के वर्गीकरण को। तो पहले देखते हैं कोपन कौन है। कोपन जर्मन रशियन क्लाइमेटोलॉजिस्ट है। इनका पूरा नाम है व्लादिमीर कोपन। इन्होंने 1884 में अपना पब्लिकेशन दिया था क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन का। तो उसकी डिटेल में तो हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, अभी हम ध्यान रखें एमपी पढ़ना है। तो इन्होंने मध्य प्रदेश की जलवायु को अपने क्लासिफिकेशन में किस प्रकार विभाजित किया था वो हम देखते हैं अभी। तो दोस्तों, कोपन के वर्गीकरण के अनुसार मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित, मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा तथा बुरहानपुर, ये जिले आते हैं AW, कैपिटल ए स्मॉल W, उष्ण कटिबंधीय सवाना कैटेगरी में। कोपन के वर्गीकरण के अनुसार ये जिले आते हैं AW, उष्ण कटिबंधीय सवाना कैटेगरी में। राज्य के अन्य भाग आते हैं CWG यानी शुष्क शीत वाली मानसूनी जलवायु। अब AW क्या होता है, CWG क्या होता है, ये सब हम कोपन क्लासिफिकेशन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। अभी आपको MP पढ़ना है तो इतना से समझना है ये किस कैटेगरी में आते हैं। दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र आते हैं AW में, और बाकी के क्षेत्र आते हैं CWG में। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य उच्च भूमि हाईलैंड का प्रदेश कहा जाता है। क्यों कहलाता है उच्च भूमि हाईलैंड का प्रदेश? इसलिए कहलाता है क्योंकि इसके अधिकतम भाग समुद्र तल से लगभग 300 मीटर ऊंचाई पर है। राज्य के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में सेमी एरिड अर्धशुष्क, नक्शे में देखिए पश्चिम और उत्तर पश्चिम, यहाँ पर वर्षा कंपैरेटिवली कम होती है, तो ये सेमी एरिड कैटेगरी में आता है। उत्तरी भाग सब ह्यूमिड कैटेगरी में आते हैं, उप आर्द्र। और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण ये क्षेत्र आते हैं ह्यूमिड कैटेगरी में, आर्द्र जलवायु में। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, और मध्य में स्थित होने के कारण क्या हो रहा है कि राज्य में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों ही शाखा, दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखा हैं, अरब सागर वाली शाखा और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। तो मध्य प्रदेश को इन दोनों ही शाखाओं से वर्षा प्राप्त होती है। MP के उत्तर पश्चिमी भागों में, MP के
उत्तर पश्चिमी भागों में शीत ऋतु में लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर वर्षा पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कह सकते हैं, पश्चिमी विक्षोभ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से प्राप्त होती है। तो कौन से भागों में आती है? उत्तर पश्चिमी भागों में शीत ऋतु में, ठीक है, विंटर में करीब 5 से 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ, जिसको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी कह सकते हैं। दोनों में से कोई भी आए सही होगा। और ये वर्षा जो होती है रबी की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है और इस वर्षा को मावट कहते हैं। इस वर्षा क्षेत्र को मावट कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्षा रबी की फसल के लिए अच्छी होती है, इसलिए इस वर्षा क्षेत्र को मावट कहते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं ऋतुएं। तो जलवायु के अनुसार भारत के समान मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु एवं शीत ऋतु। तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं डिटेल में। ग्रीष्म ऋतु होती है मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु होती है जुलाई से अक्टूबर तक और शीत ऋतु होती है नवंबर से फरवरी तक। ग्रीष्म ऋतु तो यह मध्य प्रदेश में मार्च से प्रारंभ होकर जून तक चलती है। मई जून में तापमान 40-45 डिग्री तक पहुंच जाता है। ग्रीष्म ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु में मार्च के बाद टेम्परेचर में लगातार वृद्धि होती है तथा मई जून में संपूर्ण मध्य प्रदेश का तापमान 30 डिग्री के अबाव पहुंच जाता है, ऊपर पहुंच जाता है। अब इसमें कुछ जिले हैं जैसे ग्वालियर, मुरैना, दतिया इत्यादि, इनमें टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 47 डिग्री तक यहाँ पर टेम्परेचर पहुँच जाता है ग्रीष्म ऋतु में। तो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में राज्य में औसत आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी कम रहती है, आकाश साफ रहता है और तेज धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में अन्य भागों की अपेक्षा ग्रीष्मकाल में तापमान कम रहता है और मई माह में मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में शुष्क गर्म पछुआ पवनें चलती हैं और इन पवनों को लू कहा जाता है। मई माह उत्तरी भाग शुष्क गर्म पछुआ पवनें लू नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट मौसम सीजन पर जाते हैं, वर्षा ऋतु। अगली ऋतु मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु जून से अक्टूबर तक जानी जाती है और मिड ऑफ जून में वर्षा प्रारंभ हो जाती है। मध्य जून में वर्षा आरंभ। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूर्वी भागों में 140 से 165 सेंटीमीटर, यानी पूर्वी भागों में वर्षा ज़्यादा होती है और पश्चिम और उत्तर भागों में वर्षा घटती जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि पूर्वी भाषा में वर्षा ज़्यादा होती है और जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ जाते हैं वर्षा कम होती जाती है। उसी तरह से दक्षिण में वर्षा अधिक होती है, जैसे जैसे हम उत्तर जाते हैं भिंड, ग्वालियर, मुरैना की तरफ वर्षा कम होती जाती है उत्तर की तरफ, और बालाघाट इत्यादि में वर्षा ज़्यादा होती है। मध्य प्रदेश मानसून, कौन से मानसून से जो सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून, बंगाल की खाड़ी है ना, उसमें भी जो है दक्षिण पश्चिम मानसून, बंगाल की खाड़ी, इससे जो है मध्य प्रदेश अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में साउथ वेस्ट मानसून का आगमन सामान्यतः मध्य जून तक हो जाता है। साउथ वेस्ट मानसून का आगमन मध्य जून तक हो जाता है और राज्य के दक्षिण एवं पूर्वी भागों में सामान्यतः 12 जून तक वर्षा प्रारंभ हो जाती है। और हमारे मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं, अब दक्षिण पश्चिम मानसून की कौन सी दो शाखाएं हैं? एक अरब सागर वाली शाखा है और दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा है। तो हमारे राज्य में वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। अब हम मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को देखते हैं। तो राज्य मध्य प्रदेश के जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट्स हैं, यानी राज्य के पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, राज्य के पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से, तो राज्य के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, जबकि उत्तर पश्चिम एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों में दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। दोनों शाखा कौन सी? अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी, दोनों से होती है। तो उत्तर पश्चिम और मध्यवर्ती क्षेत्रों में दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त होती है, जबकि पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में मैक्सिमम वर्षा बंगाल की खाड़ी से शाखा से होती है। आगे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में साउथ वेस्ट मानसून बंगाल की खाड़ी शाखा
मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है और इसके अन्य क्षेत्रों में भी बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा प्राप्त होती है और समुद्र के साथ दूरी बढ़ने के साथ साथ वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी एमपी की, है ना। जैसे भिंड मुरैना ग्वालियर इनकी समुद्र से ज़्यादा दूरी होगी, बालाघाट हुआ इनकी कम होगी दूरी, है ना। तो खंडवा खरगोन बालाघाट ये नीचे के क्षेत्र हैं, समुद्र से ये कंपेरेटिवली कम दूरी पर आएंगे और भिंड मुरैना ग्वालियर बिल्कुल नॉर्थ में है, वहाँ पर समुद्र से दूरी उनकी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है वर्षा भी कम होती जाती है मध्य प्रदेश में। अब दोस्तों हम एक चीज़ को समझते हैं कॉन्सेप्ट को कि जब पवनें पर्वत के ऊपर चढ़ती हैं तो ठंडी होती हैं और ऊपर की तरफ चढ़ती हैं तो ठंडी होती हैं और वर्षा कर देती है। लेकिन जब पवनें पहाड़ों से नीचे उतरती हैं तो उनका तापमान बढ़ जाता है और तापमान बढ़ जाता है तो पानी वो कम गिराती हैं या नहीं गिराती हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। जब पवनें, अब ये पहाड़ है और इसके ऊपर जब पवनें चढ़ेंगी, इस तरह से पवनें ऊपर की तरफ चढ़ेंगी तो ठंडी होंगी और नीचे उतरेंगी तो टेम्परेचर कम होगा, है ना। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। और पवनों का टेम्परेचर कम होने से वर्षा वो कर देती हैं और पवनों का टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो वो वर्षा नहीं करती बल्कि मॉइस्चर को अपने साथ होल्ड कर पाती हैं तब वो। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं। अरब सागर मानसून की मुंबई शाखा जब मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में पहुंचती है तो अरब सागर मानसून की कौन सी शाखा, मुंबई वाली शाखा, अरब सागर मानसून की मुंबई शाखा जब मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट्स में पहुंचती है, पश्चिम के पार्ट्स में, तो मुंबई के पहाड़ों से नीचे उतरते समय घर्षण के कारण इनका तापमान बढ़ जाता है। तो ये अरब सागर वाली शाखा जब मुंबई के आसपास के पहाड़ों से, जब मतलब महाराष्ट्र के क्षेत्रों से पहाड़ों से जब नीचे उतरती है ना, महाराष्ट्र के क्षेत्र जो हैं, तो वहाँ से जब जो है नीचे उतरती है पहाड़ों से तो उनका तापमान बढ़ जाता है और आर्द्रता यानी उसकी नमी जो होती है आपकी कम हो जाती है। तो दोस्तों क्यों नमी कम रहेगी? क्योंकि जब पर्वतों पे कोई पवन चढ़ती है तो वह ऑलरेडी पानी गिरा देगी, है ना, और उतरते टाइम तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो ये कारण है कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। अब देखिए इसके बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन, तो ये सारी चीज़ें हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे और उनमें मैं आपको डिटेल में जाके कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बहुत सिंपल इसलिए मैं चल रहा हूँ। ठीक है, पर्वतों से पवनें उतरती हैं और जिसके कारण क्या होता है कि आगे जब बढ़ती हैं तो उनमें मॉइस्चर कम रहता है और ये जो रीजन है मध्य प्रदेश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। ये ज्योग्राफी के टॉपिक ज्योग्राफी में डील किए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, ये रीजन हमने देख लिया है, याद रखना है। मध्य प्रदेश के वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न क्षेत्रों में वर्षा क्यों कम होती है। तो दोस्तों ये मैप है आपका और इसमें आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि वर्षा कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है। तो मध्य प्रदेश का ये जो 50 से 75 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है? ये मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है यानी वेस्ट है। तो यहाँ पे कितनी कम रेनफॉल है? अप्रोक्सीमेटली 75 सेंटीमीटर। और इसी तरह से जब मध्य प्रदेश के उत्तर के क्षेत्र आप देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल मैप शो कर रहा है, यानी यहाँ पर भी रेनफॉल कम हो रही है। अब आप मध्य प्रदेश के साउथ वाले रीजन को देखिए तो देखिए 150 सेंटीमीटर तक है, यानी ये बालाघाट पचमढ़ी ये आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। हाईएस्ट रेनफॉल वाला क्षेत्र है ये 125 से 150 सेंटीमीटर वाला, तो यहाँ पे हाई रेनफॉल क्षेत्र है ना। और अब आप जो है इसके 75 से 125 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र देखिए, बीच वाला क्षेत्र जो कि ईस्टर्न एंड मिडिल एंड ईस्ट वाला क्षेत्र, तो यहाँ पे जो है मॉडरेट रेनफॉल हो रही है। तो हमने क्या देखा? अब आपको कंक्लूजन बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है और इसे याद भी करना है। देखिए कंक्लूजन क्या है, क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएं तो वर्षा कम होती है। नॉर्थ की तरफ जाएं तो देखो वर्षा कम हो रही है ना, साउथ में 125 से 150 है, नॉर्थ में भिंड मुरैना की तरफ गए तो 75 सेंटीमीटर 175 और 50 सेंटीमीटर तक कम हो गई। ऐसे तो कंक्लूजन क्या है कि हम जब साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं, जब हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं तो मध्य प्रदेश में वर्षा कम हो जाती है। सेकंड कंक्लूजन क्या है, जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं यानी कि पूरब से हम पश्चिम की तरफ जाते हैं मध्य प्रदेश में तो वर्षा कम हो जाती है। तो देखिए 125 और 75 से कहाँ ये 50 सेंटीमीटर तक आ गई है, 50-75। तो व्हेन वी मूव टुवर्ड्स नॉर्थ
और व्हेन वी मूव टुवर्ड्स वेस्ट रेनफॉल इन आंध्र प्रदेश डिक्रीजेस। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि देखिए ये जो इंडिया है अपना, इसमें अरब सागर की केरल शाखा जो है, तो मैं इंडिया ड्रॉ करता हूँ, तो ये देखिए अरब सागर की केरल शाखा जा रही है और ये बंगाल की खाड़ी की भी शाखा है, बंगाल की खाड़ी की भी शाखा है। तो ये अरब सागर की केरल की शाखा एवं बंगाल की खाड़ी की शाखा मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे पर्वतों से टकराते हैं। अरब सागर की केरल शाखा एवं बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये दोनों ही शाखाएं मध्य प्रदेश के साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व में जो ऊंचे पर्वत हैं उन पे टकराते हैं। फॉर एग्जांपल पचमढ़ी में 199 200 अप्रोक्सीमेटली सेंटीमीटर वर्षा क्यों होती है? तो ये इन्हीं कारण से होती है, इसी कारण से इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो अब आप नक्शे में देखिए कि देखिए ये जो है अरब सागर की शाखा जा रही है, रेड कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अरब सागर की शाखा है और यहाँ से बे ऑफ बंगाल की शाखा है, इस तरह से बे ऑफ बंगाल की शाखा जा रही है और ये मध्य प्रदेश है आपका। तो मध्य प्रदेश के आप देखें साउथ में कि दोनों ही शाखाएं अपना प्रभाव दिखाती हैं और यही कारण है कि पचमढ़ी बालाघाट इत्यादि क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है ना, क्योंकि ये पचमढ़ी इत्यादि मध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से टकराती हैं और पचमढ़ी जैसी जगहों पर बहुत ज़्यादा वर्षा कर देती हैं। ठीक है, तो अरब सागर की शाखा और बे ऑफ बंगाल की शाखा यहाँ पे दोनों ही प्रभाव कर रही है, इसीलिए मध्य प्रदेश का साउथ ईस्ट रीजन हाई रेनफॉल वाला रीजन है, दक्षिण पूर्वी रीजन। तो हम नेक्स्ट कंक्लूजन पे जाते हैं कि मध्य प्रदेश में पूरब से पश्चिम मध्य प्रदेश में पूरब से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। पॉइंट शुड बी नोटेड, पूरब से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है और सबसे अधिक वर्षा जुलाई अगस्त माह में मध्य प्रदेश में होती है। तो अब इस नक्शे में देखिए, फिर से देखिए कि आपका जो है ये भिंड मुरैना ग्वालियर इत्यादि का क्षेत्र है, तो यहाँ पे सबसे कम वर्षा है 50 से 75 सेंटीमीटर। और जो दक्षिण का और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है ना, यानी आप पचमढ़ी से लेके आपका जो है सीधा बालाघाट इत्यादि क्षेत्र, डिंडोरी मंडला, ये क्षेत्र है, यहाँ पे 150 सेंटीमीटर तक वर्षा है ना। तो आप दक्षिण से अगर उत्तर की तरफ जाएंगे तो वर्षा बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। इसी तरह से आप जब पूरब से आप जो है पश्चिम की तरफ जाएंगे तो भी वर्षा कम होती जा रही है। तो पश्चिम में हम देखें एक्सट्रीम में तो 50 से 75 के बीच तक वर्षा पहुंच जाती है। रेनफॉल मैप, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना जरूरी। हम उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, इन क्षेत्रों में 125 से 150 सेंटीमीटर तक है वर्षा, है ना। तो ये सभी क्षेत्र दक्षिण में है। मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती बीच वाले क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र, तो भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, सीधी, छतरपुर, दमोह, तो इनमें जो है 75 से 100 सेंटीमीटर तक है। यानी नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र, मध्य प्रदेश के बीच वाले क्षेत्र और उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र, तो इनमें जो है 75 से 100 सेंटीमीटर है। तो हम देखेंगे इन जिलों में भोपाल से लेकर रायसेन, विदिशा, सागर, है ना, ये दमोह इत्यादि में 75 से 100 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में कौन से जिले हैं? तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में आपके दतिया, शिवपुरी, मुरैना, भिंड इत्यादि। तो दतिया, शिवपुरी, भिंड, मुरैना इत्यादि जिलों में 75 सेंटीमीटर से भी कम, है ना। तो ये नॉर्थ वाले और नॉर्थ वेस्ट वाले क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा होती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में साउथ वेस्ट मानसून से मैक्सिमम वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, और 15 अक्टूबर के बाद साउथ वेस्ट मानसून लौटने लगता है, जिसे मानसून का निवर्तन या रिट्रीट ऑफ मानसून कहते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या देखा कि वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश 4 भागों में विभाजित हुआ है। निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र, औसत वर्षा वाला क्षेत्र और औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। यानी औसत से अधिक आपका ये बालाघाट वाला क्षेत्र आसपास का साउथ ईस्ट, है ना। और निम्न में कहाँ से होगा? नॉर्थ वेस्ट वाला, मुरैना, भिंड इत्यादि, ये निम्न वर्षा हो गया। ठीक है, तो नक्शे में आप देखिए
उन चारों को किस तरह से मैंने ड्रॉ किया था, कितने कितने सेंटीमीटर कहाँ है, तो उसमें सारे क्षेत्र हम देखते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में समवर्षा 125 सेंटीमीटर रेखा पूर्वी और पश्चिमी भागों को विभाजित करती है। ठीक है, समवर्षा रेखा 125 सेंटीमीटर वाली रेखा मध्य प्रदेश को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है। ये समवर्षा रेखा सीधी जबलपुर सिवनी से गुजरती है ना, सीधी जबलपुर सिवनी इत्यादि से गुजरती है, मध्य प्रदेश को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर देती है। अब निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों को देखते हैं। तो निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में हमारे आते हैं उत्तर के क्षेत्र, मध्य प्रदेश का उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। ये उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र निम्न वर्षा होता है। तो औसत वर्षा अप्रोक्सीमेटली हम मानेंगे 75 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, मंदसौर, नीमच। भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, मंदसौर, नीमच ये मध्य प्रदेश के निम्न वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जिनमें औसत वर्षा अप्रोक्सीमेटली 75 सेंटीमीटर या इससे भी कम है। उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र मध्य प्रदेश के निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में आते हैं। सेकंड है औसत से कम वर्षा। तो औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र आते हैं आपके उत्तर एवं उत्तर पूर्वी। पहले कौन से थे, उत्तर पश्चिमी थे। अब औसत से कम में आ जाएंगे उत्तर एवं उत्तर पूर्वी की तरफ, मतलब ईस्ट की तरफ वाला उत्तर का क्षेत्र। तो ये औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ पे 75 से 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है। इसमें छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, सीधी इत्यादि शामिल हैं। छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, सीधी इत्यादि ये आपके औसत से कम वर्षा वाले। ठीक है, तो निम्न से थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, लेकिन औसत से थोड़ी सी कम हो रही है। तो औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र। अब प्रदेश के औसत वर्षा वाले क्षेत्र सागर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, देवास, इंदौर। 100 से 125 सेंटीमीटर रेनफॉल। और प्रदेश के औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र यानी 125 से 150 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र हैं, जो कि मुख्यतः साउथ ईस्ट वाले क्षेत्र हैं। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है शहडोल, डिंडोरी, बालाघाट, बैतूल एवं छिंदवाड़ा इसमें मुख्य जिले। तो हम मित्रों देखते हैं कौन कौन से क्षेत्रों की हमने बात की है। तो ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, तो ये क्या है, निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, और ये बीच वाला क्षेत्र है, ये औसत वर्षा वाला क्षेत्र है। और नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा ये आपका औसत से थोड़ा कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो हम नक्शे में देखेंगे, समझते हैं उसको। निम्न वर्षा वाला क्षेत्र आपका नॉर्थ एवं ये नॉर्थ हो गया एवं नॉर्थ वेस्ट पार्ट, उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी पार्ट। तो इसमें 75 सेंटीमीटर, 50 से 75। तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, नीमच इत्यादि, मंदसौर भी है ना। और औसत से कम, तो अभी हमने कौन सा देखा था, निम्न। अब औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र तो उत्तर एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सतना इत्यादि सीधी तक है ना। तो ये नॉर्थ से लेके आपका नॉर्थ ईस्ट तक, उत्तर से लेके उत्तर पूर्वी क्षेत्र ये औसत से कम। और औसत वर्षा वाला क्षेत्र ये आपका बीच में ये जो है औसत वर्षा वाला क्षेत्र है। तो इसमें जो है आपका 100 से 125 तक रेनफॉल। और सबसे अधिक, औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपका ये नीचे लिखा हुआ है 125 से 150, ये औसत से अधिक। तो इसमें आपका बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा इत्यादि शामिल हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इसी टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं शीत ऋतु। तो मध्य प्रदेश में शीत ऋतु नवंबर से फरवरी माह तक होती है। और मध्य क्षेत्र का तापमान मध्य प्रदेश में सबसे कम दिसंबर और जनवरी माह में होता है। दिसंबर और जनवरी में तापमान मध्य प्रदेश में सबसे कम होता है। मध्य प्रदेश की 21 डिग्री सेल्सियस, मध्य प्रदेश में 21 डिग्री सेल्सियस वाली समताप रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोथर्मल लाइन। तो आइसोथर्मल लाइन राज्य को नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभाजित करती है। आइसोथर्मल लाइन डिवाइड्स मध्य प्रदेश इन टू पार्ट्स, नॉर्दर्न पार्ट्स एंड सदर्न पार्ट्स। शीत ऋतु में मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का तापमान 15 से 18 डिग्री तक रहता है। दक्षिण भाग में तापमान बढ़ता है। सामान्यतः यहाँ का तापमान 18 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। शीत ऋतु में कभी कभी चक्रवात द्वारा हल्की वर्षा भी होती है। शीत ऋतु में कोहरा, सूखा, स्वच्छ आकाश, तापमान में गिरावट,
मंद वायु गति के साथ हल्की वर्षा और पाला भी पड़ता है मध्य प्रदेश में। अब हम आते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे। तो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली ऋतुओं को अन्य नामों से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु को, ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रीष्म ऋतु को मध्य प्रदेश में यू नाला से जाना जाता है। यू नाला, ग्रीष्म ऋतु यू नाला, है ना। तो गर्मियों में अपन देखते हैं ना, जानवर नाले में कूद जाते हैं, तो गर्मी बहुत है नाले में कूद जाओ, ऐसे कोड दे दो यू नाला। वर्षा का याद रखने का कोड आप दे लेना, वर्षा को चौमासा बोलते हैं और शीत को सियाला बोलते हैं। तो इसको भी कोड दे सकते हैं शीत और सिया, यानी शाह यहाँ भी है और सा यहाँ भी है, तो शीत को सियाला नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सितंबर अक्टूबर माह में पड़ने वाली गर्मी को प्रदेश की द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। तो सेकंड ग्रीष्म ऋतु कब आती है? सितंबर अक्टूबर माह में जो गर्मी पड़ती है वह मध्य प्रदेश की द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कही जाती है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, जो लौटते हुए मानसून से जो वर्षा होती शीत ऋतु में, उसे मावटा बोलते हैं। प्रदेश में आपने देखा मध्य प्रदेश इंडिया के मध्य में है और समुद्र के बहुत अधिक निकट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो इस कारण क्या होता है कि समुद्र थोड़ी दूरी पे होने के कारण मध्य प्रदेश में दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। ये तापांतर जो होता है, वार्षिक तापांतर, मार्च में सर्वाधिक रहता है। दैनिक तापांतर मार्च में सर्वाधिक रहता है। दैनिक तापांतर का मतलब होता है दिन और रात के टेम्परेचर में डिफरेंस, ठीक है। तो रात में जैसे लोएस्ट टेम्परेचर अगर मान लीजिए 3 डिग्री है और दिन में हाईएस्ट टेम्परेचर मान लीजिए 23 डिग्री है, तो तापांतर कितना हो गया? 20। 23 में से 3 माइनस करें, ताप का जो अंतर है लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच, तापांतर बोलते हैं, है ना। तो ये मार्च में सर्वाधिक रहता है मध्य प्रदेश में। अब मित्रों, मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों यानी नॉर्थ पार्ट्स में तापमान अपेक्षाकृत अधिक, जबकि दक्षिण पूर्वी भागों में तापमान कम होता जाता है। आइए इसको नक्शे से देखते हैं। तो ये जो है इंडिया का एवरेज टेम्परेचर मैप है। इसमें हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश जो ये येलो कलर का जो आपको दिख रहा है, येलो कलर की जो कलर दिख रहा है मध्य प्रदेश में, तो ये जो टेम्परेचर 25 से 27 एवरेज एनुअल टेम्परेचर है। 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज एनुअल टेम्परेचर। और ये ऊपर जो ग्रीन कलर की लाइन जो दिख रही है, पूरे इंडिया में देखिए, मध्य प्रदेश में भी ग्रीन कलर की लाइन आ रही है, ये 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाली लाइन है ना। तो ये ग्रीन कलर लाइन, इसे मैं रेड भर देता हूँ, 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये येलो जो है, येलो वाला कलर है, येलो कलर, ये आपका 25 से 27 डिग्री एनुअल टेम्परेचर। तो देखिए ऊपर की तरफ टेम्परेचर कम है, नीचे की तरफ टेम्परेचर ज़्यादा है। तो यही हम उस टॉपिक पे बात कर रहे थे। तो नक्शे में आप देखेंगे कि ये जो ऊपर का क्षेत्र है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, यहाँ पर 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर। नीचे का क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर भी 25 से 27, और ये बीच वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर 22 से 25, यानी कम टेम्परेचर है। तो हम इसमें क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि देखो साउथ और ईस्ट वाला हिस्सा है, ये ग्रीन कलर का हो गया ना, तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ है। और यहाँ पे नॉर्थ वाला ये हिस्सा है, बुंदेलखंड वाला, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। तो कंक्लूजन निकलेगा इससे, प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों में कंपैरेटिवली टेम्परेचर कम होता है। ठीक है दोस्तों, और इसके टेम्परेचर के क्या क्या फैक्टर्स हैं, है ना, उनको पर भी हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि क्यों, कहाँ पे टेम्परेचर कहीं अधिक है तो क्यों अधिक है, कम है तो क्यों है कम, है ना। और इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि महादेव हिल्स, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएँ, तो श्रेणी है, तो उसके कारण जो है आपका टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ रहा है। पचमढ़ी में क्यों इतना टेम्परेचर है? ऊंचाई के कारण, अल्टीट्यूड, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द टेम्परेचर। तो दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाला क्षेत्र, यहाँ पे एवरेज एनुअल टेम्परेचर बिलो 20 डिग्री है। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश का यह हिस्सा है, यहाँ पर भी एवरेज एनुअल टेम्परेचर बिलो 20 डिग्री है। क्यों है? आल्टीट्यूड के कारण, ऊंचाई के कारण, हिमालय पर्वत श्रेणियों के कारण। और ये नीचे वाले क्षेत्र हैं आपके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो इन क्षेत्रों में आप देखिए कि जो एवरेज टेम्परेचर है 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्यों है? क्योंकि ये इक्वेटर भूमध्य रेखा के पास आते जा रहे हैं, है ना, ऊंचाई पर भी नहीं है और भूमध्य रेखा के भी पास आते जा रहे हैं। और यहाँ पर गुजरात का भी पार्ट है, यहाँ पे 27.5 डिग्री एवरेज टेम्परेचर है। तो दोस्तों एवरेज टेम्परेचर को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, क्यों, कहाँ पे कितना टेम्परेचर होता है,
इन सारी चीज़ों पर भी हम ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय श्री राम।